क्या रिजल्ट्स हमें निकलते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि भारत भी इस वक्त सिफारती महाज के ऊपर नज़र आता है और शशि थरूर भी खासे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त अपना केस पेश कर रहे हैं। उस डिजास्टर का या उस क्राइसिस का नतीजा है जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया था। और जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने खुद करवाया था और वो दुनिया में साबित हो गया है कि उसके ना तो कल्प्रिट्स पकड़े गए हैं और ना वो प्लानिंग सामने आई है। हमारे वक्त के जाने से पहले ही दुनिया में ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट हो चुका था। अब इसको परसू करना था। शशि थरूर साहब जो कुछ मर्जी कहेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में उनके पास जो चीज़ है वो बहुत वीक है। पाकिस्तान ने एक मिलिट्री विक्ट्री, एक ऐसी हाइट हासिल की थी, एक ऐसी पोजीशन हासिल की थी जिसको आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। जब तक ये इस सिलसिला जो इस वक्त सिंतास मुआहिदे का है ये मसला हल नहीं करवाएगी अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी ताकतें, जंग का खतरा टलता नज़र नहीं आएगा। तो पानी की कमी है तो स्टार्वेशन ऑफ सिविलियंस आती है, तो इट इज काउंटेड एज ए वॉर क्राइम। तो हमें तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए। ये भारत का वॉर क्राइम का कम से कम मुकदमे की दरखास्त तो दायर कर दे। तो इस चीज़ के वाकई जंग के बादल रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के न तो ड्राउट की सिचुएशन में तो हम जा नहीं सकते ना। पाकिस्तान की भी किसी भी कानून से इंडिया पाकिस्तान का पानी 3 दरियाओं का बंद नहीं कर सकता है। जो ग्रे लिस्ट की कोशिशें पाकिस्तान के लिए भारत की जानिब से जारी हैं, क्या भारत उस ग्रे लिस्ट में आ सकता है? क्या हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं? मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि हमने अपनी पोजीशन खुद ही लूज की है और कभी हमने ऐसी चीज़ों को परसू ही नहीं किया पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि APS का वाक़या हुआ, APS के वाक़े में भारत इन्वॉल्व था। APS के वाक़े में वो तमाम ऑडियो कॉल्स मौजूद थी जो भारत में वो लोग जो वहाँ पे वो कर रहे बच्चों को शहीद कर रहे थे। दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द इंडियन ऑफिसर्स इन वन ऑफ द असेंबली, इन वन ऑफ द एम्बेसी। क्या अमेरिका के लिए भारत को राज़ी करना आसान होगा पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक मुज़ाकरात करवाना? बिल्कुल ये मुश्किल नज़र आता है। जो इन कश्मीर का मसला 2 तरीके से हल होगा। एक तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है कश्मीर के अंदर, जो इंडिजीनियस है, कश्मीर के अंदर से जनरेट हुई है, तो वो लोग खुद अपना मसला कश्मीर का एक तो हल कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एंगल 360, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां खबरों के पर्दे हटाए जाते हैं, साजिशों के धागे खोले जाते हैं और झूठ को बेनकाब किया जाता है। अपने आज के इस पॉडकास्ट में आज हम कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर की। रात की तारीकी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब गोलियां खामोशी से चलती हैं तो सिर्फ आवाज़ें नहीं गूंजती बल्कि ख्वाब बिखर जाते हैं और उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। जनूबी एशिया के 2 जौहरी हमसाए एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मैदान जंग सिफारती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों में पाकिस्तान की आवाज़ गूंजी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया से सवाल किया, कश्मीर कब आज़ाद होगा? क्या ये एक सिफारती फतह है या महज सियासी बयानिया? आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कश्मीर के मसले पर ताज़ा तरीन कशीदगी आखिर कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां क्या कहानी सुनाती हैं और भारत का रद्द अमल क्या है। इस खित्ते में इसके मुस्तकबिल के क्या मुमकिन हल मौजूद हैं और आखिर जो एक हज़ारों लाखों ज़िंदगियों का सवाल है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों का, उसका क्या सोल्यूशन निकलता नज़र आता है, इस पे कुछ गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देखते हैं कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान खासी कामयाबियां समेटता हुआ नज़र आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह से केस पेश किया है, भारत के जिस तरह से तमाम तर साजिशें सामने रखी हैं, तमाम तर सबूत पेश किए गए हैं और कश्मीर के मसले को भी हल करने की कोशिशें इस वक्त हम इस मिशन में देख रहे हैं। क्या रिजल्ट्स हमें निकलते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि भारत भी इस वक्त सिफारती महाज के ऊपर नज़र आता है और शशि थरूर भी खासे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त अपना केस पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो तमाम आप कोशिशें आज देख रही हैं सभी, ये बुनियादी तौर पे उस डिजास्टर का या उस क्राइसिस का नतीजा है जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया था। और जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने खुद करवाया था और वो दुनिया में साबित हो गया है कि उसके ना तो कल्प्रिट्स पकड़े गए हैं और ना वो प्लानिंग सामने आई है, और बल्कि ये सामने आया है कि अमित शाह ने 1 हफ्ते पहले जब पहलगाम का विजिट किया था तो जो 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने अखबार में अपनी आर्टिकल में लिखा है, वो अमित शाह ने हटा दी थी। तो क्या लॉजिक था, क्या वजह थी, क्यों हटाई गई थी, जबकि वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है।
अब ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है पूरे इंडिया में कोई दे नहीं सका आज तक, और ना कोई दे सकेगा। तो वो जो उसको उस थीसिस को जो भारत ने सोचा था कि ये टेररिज्म का ड्रामा रचा के वो अमेरिकन जो वो सिम्पथी है या दुनिया की थी जो हमदर्दियां हैं, वो जब नरेंद्र मोदी एक डिनर कैंसिल करेगा सऊदी अरब में, तो वो नहीं हुआ। तो उसका जो उसके ऊपर से मुख्तलिफ अखबारात में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप वाशिंगटन पोस्ट उठाएं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाएं, आप अल जजीरा उठाएं, आप टेलीग्राफ उठाएं, आप मिनट विनर उठाएं, जो भी दुनिया के बड़े अखबार उठाएंगे, उसके अंदर इंडिया के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे। इसके साथ साथ जो मीडिया कवरेज उसकी हुई है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसका हेडिंग ये थी कि इन द फोल्ड ऑफ वॉर इंडियन मीडिया जो है, इट एक्सप्रेसेस फॉल्सहुड्स। तो ये चीजें कन्वे सिर्फ उन मुल्कों में नहीं हुई, बल्कि उनकी लीडरशिप को भी ये कन्वे हुई कि भारत के अंदर भारत जो कुछ कर रहा है, वो बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी को बुनियाद बना के वो पाकिस्तान के ऊपर एक बिलिजरेंस और एक इंटरनेशनल लॉ की जो अपना खिलाफ वर्जी है, और जो यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, उसके तहत वो एक जंग के बादलों में या जंग के जो है एरेना, उसके अंदर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सही तो यहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में पहले ही एक्सेप्ट हो चुका था, जी यानी हमारे वक्त के जाने से पहले ही दुनिया में ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट हो चुका था। अब इसको परसू करना था। इसी तरह भारत के ऊपर जो सवाल उनकी डिस्ट्रक्शन के ऊपर उठे, और ख़ास तौर कल कल जो अनिल चौहान ने, इस जो उनके सीडीएस हैं, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ, हमारे लॉसेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया ये देखने की ज़रूरत है। अब दिस लॉजिक इज़ नॉट बॉट इन द मिलिट्री वर्ल्ड। डिफेंस सर्कल में इस लॉजिक को कोई अहमियत दी जा नहीं सकती है, क्योंकि पहले आपने ये कहना कि हमारे लॉसेस हुए हैं, उसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। आप लॉसेस तो जो है वो जो अपना ताकत है, वो तो जो उनकी गिनती है वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको घोल में पेश करने की, तो दुनिया के डिफेंस सर्कल में इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया गया। फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, जैसे एक मिलिट्री क्यूरोसिटी है, उसके साथ साथ टेलीग्राफ ने एक वीडियो बनाई, अल जजीरा ने, जिसके अंदर पूरी की पूरी जो वॉर है उसकी पिक्चर पेंट कर। जी जी अब शशि थरूर साहब जो कुछ मर्जी कहेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में उनके पास जो चीज़ है वो बहुत वीक है। पाकिस्तान ने एक मिलिट्री विक्ट्री, एक ऐसी हाइट हासिल की थी, एक ऐसी पोजीशन हासिल की थी जिसको आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अपनी डिप्लोमेसी शुरू की है, और वो एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया के अंदर मौजूद है। हमें इसको परसू करने की जरूरत थी, और ये जारी रहनी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष के ऊपर बात खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की एम्बेसीज जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उनको एंगेज करना चाहिए, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया को और थिंक टैंक्स को एंगेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ यूएनओ में जाके बातचीत कर देना इतना मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट नहीं होता, जितना अमेरिका में या बरतानिया में या बाकी ममालिक में आपने थिंक टैंक्स को एंगेज करना होता है। सही। क्योंकि अच्छा जो ब्रिजेडिस, चीज़ें वहाँ ये पे ये जो पोस्ट वॉर सिचुएशन में इस वक्त हम हिकमत अमली पाकिस्तान की जानिब से जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त जिस आबी जारहियत का ख़तरा है भारत की तरफ से मुस्तकबिल में, और जिसको लेकर ये भी कहा गया है, खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये भी खदशात ज़ाहिर किए हैं कि अगर ये इसी तरह से सिचुएशन चलती रही पानी के हवाले से भारत के साथ, तो आइंदा के चंद साल भी इसी तरह की जंग के ख़तरात साए जो है उसको मंडलाते रहेंगे, जब तक ये सिलसिला जो इस वक्त सिंतास मुआहदे का है ये मसला हल नहीं करवाएगी अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी ताकतें, जंग का ख़तरा टलता नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि हम आज तो बात कर रहे हैं सिंतास माहिदे को लेके, जंग के बादल की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिचुएशन जो सिंतास माहिदे के हिसाब से या पाकिस्तान के अंदर जो वाटर ड्राउट है उसके हिसाब से जो कुछ हुई है, क्या ये आज हुई है? ये तो भारत ने कब से डैम बनाने शुरू किए हुए। बगलियार कब बना था, उड़ी 1 कब बना था, उड़ी 2 कब बना था, आपका जो थीम डैम है वो कब बना था, जो इसके साथ नीलम देवकेशन गंगा डैम जो बनाया वो कब बना था, उसके अंदर इंडिया ने कब पानी रोका था और किस तरह पानी रोका था, और पाकिस्तान ने उस वक्त क्या किया था। आप अपना केस जाके अदालत, आलमी अदालत में हार गए थे। आपके इंडियन वाटर कमीशन के जो पाकिस्तान वाटर कमीशन के लोग सोए रहे थे भारत में। तो मुझे हैरानगी होती है कि आज
इंडिया ने ऐलान किया कि हम उस माहदे को रिवोक कर रहे हैं, जो वो कर नहीं सकता। तो आज को हम उसकी बात करें तो आज से पहले हम क्या धनिया पी के सोए हुए थे? बात तो इससे पहले, आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले हमारी कोशिशें चलनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो जागते हैं आखिरी वक्त पे हैं। तो बात यह है कि इस सिंध माहदे की जो बातचीत है, एक तो पहली बात यह है कि भारत के अंदर जितने रिवर्स आते हैं वो हम कहते हैं इंडिया से ओरिजिनेट करते हैं, वो तिब्बत से ओरिजिनेट करते हैं। जी। और ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? वो तो चाइना से आता है। और इंडस रिवर का फिर मंबा कहाँ से निकलता है? तो हमें तो चाइनीज को भी एंगेज करना चाहिए कि जी अगर हम लो रेपरेटिव हैं, तो अगर आप चाइना और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इंडिया चाइना इज अपर रेपरेटिव और इंडिया इंडिया पे लोएस्ट लेवल पे आया था। फिर तो चाइना को भी चाहिए कि इंडिया का पानी रोक। और ये तो दुनिया के माहिदों की बात है। तो हमें इस चीज़ को अदर देन दी डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं, हमें इसको वाटर कमीशन के लेवल, वर्ल्ड बैंक के लेवल पे और बाकी जो ताकतें हैं उनके लेवल पे इस चीज़ को उठाना चाहिए। क्योंकि ये एक आर्टिकल अपना यूनाइटेड नेशंस का एक आर्टिकल है, बल्कि यूनाइटेड नेशन नहीं, अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का आर्टिकल पढ़े, वो ये कहता है कि अगर आपने स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस की, तो ये पानी की कभी है तो स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस में आती है, तो इट इज काउंटेड एज ए वॉर क्राइम। तो हमें तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, ये भारत के साथ वॉर क्राइम का कम से कम मुकदमे की दरखास्त तो दायर कर दे। तो इस चीज के वाकई जंग के बादल रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के न तो ड्राउट की सिचुएशन में तो हम जा नहीं सकते ना। और आप पाकिस्तान की भी किसी भी कानून से इंडिया पाकिस्तान का पानी 3 दरियाओं का बंद नहीं कर सकता है। हम्म। सही। अच्छा, अफ़ज़ल साहब, इस वक़्त दहशतगर्दी के हवाले से भी जो बात की गई है कि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता चला आ रहा है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क भारत से भी ज़्यादा पाकिस्तान है दहशतगर्दी से, कि यहाँ पर हमने बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान फ़ेस किया है। और अभी भी जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत पुश्तपनाही कर रहा है दहशतगर्दों की या उन तंजीमों की जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, इस चीज़ को भी ख़ासा हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इस वक्त मिशन की तरफ से। तो क्या आपको लगता है कि अब जो ग्रे लिस्ट की कोशिशें पाकिस्तान के लिए भारत की जानिब से जारी हैं, क्या भारत उस ग्रे लिस्ट में आ सकता है? क्या हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं इस केस को प्रूव करने के लिए कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहा है? मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि हमने अपनी पोजीशन खुद ही लूज की है, और कभी हमने ऐसी चीज़ों को परसू ही नहीं किया पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि एपीएस का वाकया हुआ, एपीएस के वाकये में भारत इन्वॉल्व था। एपीएस के वाकये में वो तमाम ऑडियो कॉल्स मौजूद थी जो भारत में वो लोग जो वहाँ पे वो कर रहे बच्चों को शहीद कर रहे थे, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द इंडियन ऑफिसर्स इन वन ऑफ द असेंबली, इन वन ऑफ द एम्बेसी। उनकी कॉलें रिकॉर्ड हो रही थी। वो तमाम का तमाम जो मंबा था, जो तमाम की तमाम चीज़ें थी, जो तमाम की तमाम रिकॉर्ड थे, वो आपने डोजियर के जरिए यूनाइटेड नेशन में जमा कराया था। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें जमा कराई। लेकिन आप मुझे बताइए उन डोजियर्स का हाल क्या हुआ? क्या किसी ने उसको परसू किया? क्या किसी ने जाके पूछा यूनाइटेड नेशन से कि जी हमने ये कहा था, भारत खिलाफ कंप्लेंट दी थी और अभी तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है? हमारे यहाँ तो उल्टा काम हुआ, अगर आपको याद है। हमारे काम तो ये हुआ कि पठानकोट में दहशत जो है वो पठानकोट में भारत ने खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और वो शोर मचा दिया पाकिस्तान ने कराया है। तो हमारे जो सोते मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने हुक्म दिया कि जी गुजरावाला में इसकी एफआईआर काट लो। तो अगर गुजरावाला में एफआईआर कटेगी तो हम आपका अपना मुकदमा इंटरनेशनल अदालत में आप पेश कर सकती। ताज होटल का वाकया हुआ तो उन्हीं जनाब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी पाकिस्तान में, तो आप क्या अपना वाकया पेश कर सकती हैं सर? जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट का बेड़ा गर्क खुद ही करेंगे, तो फिर आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, इस तमाम चीज़ों की, इस तमाम लेसरैकनेस की और इस तमाम कैजुअल केयरलेसनेस की, इस तमाम कोई नेशनल सिक्योरिटी के इशू से अपना क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की तमाम प्राइस जो है वो आज तक आप पे कर रहे हैं। सही। एपीएस का वाकया हुआ, पुलिस लाइंस का वाकया हुआ, कोयटा रेलवे स्टेशन में सिब्बी के अंदर जो वाकया हुआ, जहाँ पे आपके पंजगुर के अंदर जो वाकया हुआ, आपके जो अटैक हुए लाहौर में, पुलिस लाइन में जो तो ये तो तमाम चीजें इसी वजह से हुई ना कि हम एक जमाने में ये कहने से गुरेज करते थे कि भारत और रॉ और इंडिया। हालांकि भारत के अजीत कुमार डेविल ने खुद अपनी एक स्पीच में कह दिया था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे। उसकी ऑन रिकॉर्ड अभी आपने चलाई है, अभी पता नहीं किस तरह चला दिया आपने।
तो वो हमने तो उस चीज को नहीं यूटिलाइज किया। हमारे यहाँ तो लीडरशिप का एटीट्यूड कुछ और ही था। वो तो यारी दोस्ती के चक्कर में थे भारत के साथ। तो अगर आप अपना मुकदमा जमीन खुद नहीं पेश करेंगे, उसकी कॉस्ट आपसे अवाम पे करेगी। तो आज भी अगर हमने उनको बेनकाब न किया और रिपीटेडली बेनकाब करने, इस दफा जिस तरह आपने वैसे इस चीज को उठाया है और बाहर जाके हम एविडेंस भी पेश करते हैं, रिकॉर्डिंग भी पेश कर रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, तो इसके बाद तो इसको चीज इसको जब तक हम परसू नहीं करते रहेंगे तो भारत तो बगैरत लीडरशिप का मुल्क है। सही, कंटिन्यूस बट इसी ट्रैक को फॉलो करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये बताइए कि इस वक़्त कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए जिस तरह अमेरिका एक बार फिर बीच में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसका ये कहना है कि वो इस मर्तबा पाकिस्तान और भारत दोनों को इस टेबल पे बिठा के बातचीत पर आमादा कर लेगा, मुज़ाकरात कर लेगा कि कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट किया जाए। क्या इतनी ही आसानी से मुमकिन है? और फिर जो पाकिस्तान की शराइत हैं कि जी पाकिस्तान की जानिब से जो बात की जाती है, पाकिस्तान जिन मुज़ाकरात के ऊपर बात करना चाहेगा, जो पॉइंट्स रखेगा, उसको भारत फ़ॉलो करे, तो क्या अमेरिका के लिए भारत को राज़ी करना आसान होगा पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक मुज़ाकरात करवाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुश्किल नजर आता है। भारत इन कश्मीर का मसला दो तरीके से हल होगा। एक तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है कश्मीर के अंदर, जो इंडिजीनियस है, कश्मीर के अंदर से जनरेट हुई है, तो वो लोग खुद अपना मसला कश्मीर का एक तो हल कराएंगे। वहाँ पे जिस तरीके से वो इंडियन फोर्स, देखिए ना, अगर कश्मीर इतना पीसफुल होता तो आप मुझे बताइए कि 6 लाख फौज रखने की क्या जरूरत थी। सही। वहाँ पे 12 किस्म के जो आपने एंटी ह्यूमन लॉज इम्पोज किए हुए हैं, कोटा से लेके और टाडा से लेके जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट से लेके नीचे तक, वो 12 तो उठाना लेता है। इसका मतलब है कि कश्मीर के अंदर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक है, जो लोगों के जज्बात की तहरीक है, वो जारी रही, जिसकी वजह से आपने इंडियन गवर्नमेंट क्या है वो जो कह रही है उसके क्लेम जो है वो नलीफाई होते नजर आते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है, प्लेबिससाइट की रेजोल्यूशन है, और या बाकी जो है उसके मुताबिक इसको चलना होगा। अमेरिका तो दोनों मुल्कों को जब टेबल पे भी ले आएगा तो ये फिर रेफरेंस जो बनेगा वही रेजोल्यूशन बनेगी जो यूनाइटेड नेशन ने पास की। अब नई तो कोई रेजोल्यूशन नए नए तो आपको पता है, माजी में अगर आप जाएंगी तो बहुत सारे फार्मूले आए हैं। चुनाव फार्मूला आया, कंट्रोल बॉर्डर का फार्मूला आया, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक फार्मूला आया, लेकिन क्या वो फार्मूले जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए? वो हो भी नहीं सकते थे, इसलिए कि ये आप भूल रही हैं कि कश्मीर के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं वो कश्मीरी हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक उनको शामिल करके किसी भी प्लान में, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो फार्मूला आया था उसमें आपने कश्मीरियों को तो नहीं शामिल किया था ना। वो तो एक आपने फार्मूला बना लिया जी कि जी हमने ये करना है, वो पॉसिबल नहीं था। इट कुडंट बी डन। तो हम जब भी कुछ करेंगे अगर उसमें कश्मीरियों की मर्जी को शामिल करना है तो वो है जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने प्लेबिससाइट के बारे। अब उसके दायरे कार मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ तरीक़ों से तय किया जा सकता है, लेकिन बेसिस वही रेजोल्यूशन जाएंगी जो यूनाइटेड नेशन ने 14 रेजोल्यूशन इससे पहले पास की हुई हैं। अगर अमेरिका भी बिठाएगा तो बातचीत उसी चीज़ों पे होगी। उसमें साफ ज़ाहिर है एक शिमला डिक्लेरेशन, शिमला अकॉर्ड भी आ जाता है, उसके लिए दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के मामला तय करेंगे, तो वो भी साथ में शामिल है। लेकिन कोई भी शिमला अकॉर्ड और कोई चीज़ भी हो, वो यूनाइटेड नेशंस की जो बुनियादी रेजोल्यूशन है उनको ओवर रूल नहीं कर सकती। उसी के मुताबिक मेरा ख्याल दो चीजें मैंने आपसे बात रही है, एक राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक, जो जिसके जरिए ये दुनिया को एक्सेप्टेबिलिटी है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया वहाँ पे गासिब है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी हुकूमियत जमाने की कोशिश कर रहा है लोगों की मर्जी के खिलाफ। और दूसरी है कि अगर आप बैठते हैं तो आपको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक बातचीत करनी पड़ेगी। सही। मुख्तसरन ये बता दीजिएगा सर कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक कामयाबी पाकिस्तान को मिली है उसको सिफारती सतह की खासी बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है कि सलामती कमेटी का जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी कायम है उसका नायब सदर 15 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान को बनाया गया है। क्या भारत के ऊपर ये पोजीशन हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है? पाकिस्तान आप पता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं तो उसके लिए जो लॉबिंग होती है उसमें मुख्तलिफ ममालिक जो है वो वोट देते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर होना भी एक आपकी, अब वो तब्दील होते रहते हैं। तो इस वक्त चूंकि पाकिस्तान मेंबर है तो शायद
पाकिस्तान की उसके अंदर से है, और अगर किसी भी कमेटी में पाकिस्तान आता है तो आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो एक बेहतर तरीके से पाकिस्तान की फेवर में हैंडल की जा सकती है। लेकिन हम कहें कि हम अपनी मर्जी का फैसला किसी चीज़ में ले लेंगे उस चीज़ की वजह से, तो वो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि बहुत सारे और डेलीगेट्स होते हैं और ममालिक होते हैं जिनको आपने कन्विंस करना होता है, लेकिन आप एक बेटर एडवांटेजियस पोजीशन में होते हैं बाय वे ऑफ द चेयर यू आर ऑक्यूपाइंग। और शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। जब दो एटमी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हों तो सिर्फ तोपें नहीं गरजती, ख्वाब भी राख हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती आवाज़ क्या तारीख का रुख मोड़ेगी, या आलमी बिरादरी एक बार फिर सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रहेगी? पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में अहम सिफारती जीत ने भारत को झिझोड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करेगा। इस वक्त एक बात तो ये तय है कि अब बयानिया बदल चुका है। अगली बार जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी टूटेगी तो शायद दुनिया की खामोशी भी टूट जाए और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भी कुछ तब्दीली नजर आए। लेकिन तब तक सवाल बाकी है कि क्या अमन मुमकिन है, और जवाब शायद अगली सिफारती चाल में छुपा हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।